11 का आखिरी सेक्रीफाइस, वेकना का अंत और अपसाइड डाउन का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला है। सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक हमने डेमोगॉर्गन्स, माइंड फ्लेयर्स, वेकना, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स, रूस की साजिश और दोस्ती की ऐसी कहानी देखी जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की कहानी। एपिसोड 1। सीजन की शुरुआत एक बेहद दमदार फ्लैशबैक से होती है साल 1983, जब विल बायर्स अपसाइड डाउन में छिपा हुआ था। तभी वेकना उसे पकड़ लेता है और अपने टेंटिकल्स की मदद से उसे संक्रमित कर देता है। यहीं से साफ हो जाता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी जड़ यही घटना थी। अब विल और वेकना के बीच एक रहस्यमय कनेक्शन पूरी तरह समझ में आने लगता है। इसके बाद कहानी सीधे 1987 में पहुंच जाती है, यानी सीजन 4 के रिफ्ट इंसिडेंट से लगभग 19 महीने बाद। अब हॉकिंस पूरी तरह बदल चुका है। अमेरिकी सेना ने पूरे शहर को क्वारंटीन कर दिया है। डॉक्टर के और लेफ्टिनेंट रॉबर्ट एक बड़े सैन्य अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने अपसाइड डाउन के अंदर ही अपना बेस कैंप बना लिया था, लेकिन उनका असली मकसद अब भी 11 को ढूंढना था। दूसरी तरफ हॉपर और जॉयस 11 को छिपकर ट्रेनिंग दे रहे थे ताकि आने वाली आखिरी लड़ाई के लिए वह पूरी तरह तैयार हो सके। वहीं विल, माइक और लुकस लो प्रोफाइल रहकर अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन डस्टिन अब भी एडी मनसन की याद में जी रहा था। वह हर मौके पर स्कूल की बास्केटबॉल टीम को उकसाता रहता था, क्योंकि उसके लिए एडी सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक हीरो था। उधर स्टीव, रॉबिन, जोनाथन और नैन्सी अब ड्रॉस नाम के एक लोकल रेडियो स्टेशन पर काम कर रहे थे, लेकिन यह कोई साधारण नौकरी नहीं थी। असल में वे रेडियो के जरिए गुप्त कोडेड मैसेज भेजते थे ताकि सही समय आने पर हॉपर सुरक्षित तरीके से अपसाइड डाउन में जा सके। इन मिशनों को क्रॉस कहा जाता था और उनका एक ही उद्देश्य था, वेकना के छिपने की जगह का पता लगाना। लेकिन यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब डस्टिन एडी की कब्र पर जाता है तो कुछ लोग उसे बुरी तरह पीट देते हैं। इसी वजह से वह अगला क्रॉस मिशन मिस कर देता है और यही छोटी सी गलती पूरे मिशन को बर्बाद कर देती है, क्योंकि उसी दौरान एक डेमोगॉर्गन अचानक सेना पर हमला कर देता है। मजबूर होकर हॉपर को अपसाइड डाउन के अंदर ही शरण लेनी पड़ती है। हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। इसी बीच विल अपनी टेलीपैथिक शक्ति के जरिए इस पूरे हमले को महसूस कर लेता है। उसे दिखाई देता है कि डेमोगॉर्गन सीधा विलर के परिवार की घर की तरफ बढ़ रहा है और फिर आता है एक बेहद डरावना पल। डेमोगॉर्गन हॉली विलर के कमरे का गेट खोल देता है। यहीं पर पहला एपिसोड एक खौफनाक क्लिफ हैंगर के साथ खत्म हो जाता है। कमिंग टू एपिसोड 2, तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत बेहद खौफनाक होती है। डेमोगॉर्गन सीधा विलर के हाउस पर हमला कर देता है। इस हमले में कैरन और टेड विलर बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब डेमोगॉर्गन हॉली को उठाकर अपसाइड डाउन लेके चला जाता है। माता पिता घायल हैं और उनकी छोटी बेटी भी गायब हो चुकी है। पूरा परिवार टूट चुका था। इधर 11 एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकती थी। वह गेट के रास्ते सीधे अपसाइड डाउन में पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात हॉपर से होती है। दोनों मिलकर हॉली की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन खोज के दौरान उन्हें एक बेहद रहस्यमयी चीज मिलती है। हॉकिंस की सीमा पर अपसाइड डाउन के अंदर एक विशाल जॉइंट वॉल मौजूद थी। वह आखिर क्या थी और वहां क्यों थी, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं था। उधर असली दुनिया में भी हालात बिगड़ते जा रहे थे। जोनाथन स्टीव पर आरोप लगाता है कि वह अब भी नैन्सी का ध्यान पाने की कोशिश करता है, यानी पुराना लव ट्रायंगल अब भी खत्म नहीं हुआ था। तभी घायल और खून से लथपथ डस्टिन वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ लुकस अब भी कोमा में पड़ी मैक्स का ख्याल रखता है। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन मैक्स जरूर जागे। इधर अस्पताल में कैरन और टेड का इलाज चल रहा होता है। तभी नैन्सी और माइक एक नई थ्योरी के सामने आते हैं। उन्हें शक होता है कि हॉली का काल्पनिक दोस्त मिस्टर वॉटसन शायद वास्तव में कोई काल्पनिक दोस्त नहीं बल्कि एक असली शख्स है जिसका हॉली के गायब होने से सीधा संबंध है। तभी रॉबिन एक शानदार योजना सुझाती है। वह कहती है कि अगर विल की टेलीपैथिक लिंक को वेकना के हाइव माइंड से जोड़ा जाए तो शायद वे अपसाइड डाउन में हॉली की सही लोकेशन का पता कर सकते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। कैरन माइक और नैन्सी को बताती है कि मिस्टर वॉटसन का असली नाम हेनरी है। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि यही हेनरी क्रिल है जो आगे चलकर वेकना बन गया था। मतलब हॉली को किसी काल्पनिक दोस्त ने नहीं बल्कि खुद हेनरी ने अपने जाल में फंसाया। इसके बाद विल को एक और चौंकाने वाली बात समझ में आती है। उसे एहसास होता है कि उसे पहले जो रहस्यमय विजन्स दिखाई देते थे वे असल में उसके अपने नहीं थे। वह हेनरी की नजरों से दुनिया देख रहा था। जब वो हॉली का पीछा कर रहा था, इसका मतलब कि विल हेनरी के अगले शिकार का पता पहले ही लगा सकता था। उसके अपहरण होने से
से पहले यह शक्ति पूरी लड़ाई रुख बदल सकती थी, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी थी। नाउ कमिंग टू एपिसोड 3 कि अब हेनरी अपने अगले शिकार को चुनता है और उसका नया शिकार है डेरिक टर्नबी, जो हॉली का क्लासमेट होने के साथ साथ उसे परेशान करने वाला बुली भी था। अब तक एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि हेनरी सिर्फ उन बच्चों को ही निशाना बनाता है जो किसी न किसी मानसिक आघात से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ हॉपर और 11 उस रहस्यमय विशाल दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाते। तभी अचानक सैनिक उन दोनों पर घात लगाए हमला कर देते हैं। हालांकि हॉपर और 11 मिलकर सभी सैनिकों को आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद वे पकड़े गए सैनिकों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर के ने हेनरी को अपनी मिलिट्री बेस में कैद कर रखा है। इधर विल, नैन्सी और माइक बाकी टीम को बताते हैं कि हॉली को हेनरी ने ही अपने काल्पनिक दोस्त बनाकर बहलाया था। अब सभी लोग मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि डेरिक को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा ताकि डेमोगॉर्गन को जाल में फंसाया जा सके। उनका प्लान था कि डेमोगॉर्गन के शरीर में एक ट्रैकर लगाया जाए ताकि उसके जरिए वे सीधे हॉली तक पहुंच सके। उधर मेरे हथियारों का इंतजाम करता है और एरिका को डेरिक और उसके परिवार को बेहोश करने की जिम्मेदारी देता है। पूरी टीम अब किसी सैन्य ऑपरेशन की तरह काम कर रही थी। इसके बाद सभी लोग अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। बेहोश परिवार को एक सुनसान वाहन में ले जाया जाता है और डेरिक को पूरे घर को एक विशाल जाल में बदल दिया जाता है कि डेमोगॉर्गन को पकड़ना आसान हो सके। लेकिन जैसा अक्सर होता है, योजना बीच में ही बिगड़ जाती है और डेरिक समय से पहले होश में आ जाता है। उसी समय व्हील को अपनी शक्ति के जरिए एहसास होता है कि डेमोगॉर्गन उनकी लोकेशन तक पहुंच चुका है। दूसरी हॉली खुद को हेनरी के बचपन वाले घर में पाती है। वहाँ से निकलकर जैसे ही वह पास के जंगल में जाती है, उसे कोई देखता है, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि मैक्स थी। मैक्स किसी तरह अब भी अपसाइड डाउन में जिंदा थी। नाउ एपिसोड 4 यहाँ पर हॉपर और 11 का अगला मिशन बेहद खतरनाक था। उन्हें मिलिट्री बेस में घुसकर हेनरी को खत्म करना था। दोनों बेस में घुसते हैं और डॉक्टर के सैनिकों को हराते हुए अंदर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे कैद किए गए व्यक्ति को देखते हैं, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। वह हेनरी नहीं बल्कि काल यानी कि 008, जिसे हमने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 में देखा था। उधर अपसाइड डाउन में मैक्स हॉली को बताती है कि वे दोनों असल में हेनरी की यादों के भीतर फंसे हुए हैं। हॉली इस रहस्यमयी जगह को अपना एक प्यारा सा नाम देती है और मैक्स बताती है कि वह सीजन 4 की घटनाओं के बाद यहीं फंसी हुई है, यानी कि अपनी कुछ पल की मौत के बाद से यह पल बेहद भावुक था। इसी बीच विल की टीम पर अचानक डेमोगॉर्गन हमला कर देता है। डस्टिन, नैन्सी और जोनाथन उसका पीछा करते करते अपसाइड डाउन में पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिक हॉकिंस के उन सभी बच्चों को हिरासत में लेना शुरू करती है जो हेनरी के अगले शिकार बन सकते थे। हालत पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुके थे। तभी विल को एक बेहद डरावना विजन दिखाई देता है। वह देखता है कि हॉली समेत 3 बच्चे टेंटिकल से बंधे हुए हैं और उनके आसपास 8 जगहें अब भी खाली है। इसका मतलब था कि हेनरी कुल 12 बच्चों का अपहरण करने वाला था। इसके बाद विल और उसकी टीम मिलिट्री बेस में घुसते हैं ताकि उन बच्चों को हॉकिंस से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, लेकिन तभी कुछ उल्टा हो जाता है। हेनरी अपने व्यक्ना रूप में 3 डेमोगॉर्गन्स के साथ अपसाइड डाउन से बाहर निकलता है। बाहर आते ही वह मिलिट्री बेस में भयानक नरसंहार मचा देता है। कई सैनिक उसकी ताकत के सामने मारे जाते हैं और फिर वह सभी बच्चों का अपहरण कर लेता है, जिनमें डेरिक भी शामिल था। अपसाइड डाउन में लौटने से पहले हेनरी विल से कहता है कि वह इन बच्चों को परफेक्ट वेसल्स की तरह इस्तेमाल करेगा और उनकी मदद से पूरी दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल देगा। अब पहली बार हेनरी की असली योजना सबके सामने आ चुकी थी, लेकिन इसी दौरान एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। विल की मानसिक शक्तियां पूरी तरह जाग उठती है। वह अपनी नई ताकत से डेमोगॉर्गन्स को मार गिराता है और माइक, लुकस और रॉबिन्स की जान बचा लेता है। यहीं से साफ हो जाता है कि विल अब सिर्फ एक शिकार नहीं रहा, वह अब भी इस लड़ाई का एक मजबूत योद्धा बन चुका था। एपिसोड 5 हेनरी की यादों वाली दुनिया में अगवा किए गए सभी बच्चे धीरे धीरे होश में आते हैं। हेनरी उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उन्हें बचाया गया है। ज्यादातर बच्चे उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हॉली और डेरिक उसकी बात नहीं मानते क्योंकि वे सच जानते थे। इधर मैक्स और हॉली हेनरी की यादों के अंदर एक ऐसा रास्ता खोज निकालते हैं जिससे हॉली वहां से भाग सके। उधर डेरिक जानबूझकर हेनरी का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि उन्हें थोड़ा समय मिल सके। योजना अब तक अच्छी तरह काम कर रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। हेनरी उनके पूरे प्लान का पता लगा लेता है। वह डेरिक के परिवार को जान से मारने की धमकी देता है और अगले ही पल अपने भयानक वेक्ना रूप में बदल जाता है। वह हॉली की तलाश शुरू करता है और मैक्स का गला दबाकर उसे रोकने की कोशिश करता है।
उधर असली दुनिया में विल और उसकी पूरी टीम अब एक बेहद जोखिम भरा फैसला लेने वाली थी। योजना काम करती है, वे रेडियो टावर की हाई वोल्टेज बिजली का इस्तेमाल करके एक मरे हुए डेमोगोर्गन को दोबारा जीवित कर देते हैं। उनका मकसद था कि विल एक बार फिर हाइव माइंड से जुड़े और सीधे हेनरी तक पहुंचकर उसका अंत कर सके। योजना काम करती है, जैसे ही विल हेनरी के मानसिक रूप से जुड़ता है वह उस पर हमला कर देता है। वह हेनरी का पैर तोड़ देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स को बचा लेता है, लेकिन अंतिम वार करने से ठीक पहले विल की ताकत जवाब दे जाती है। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है, यानी इस बार वेकना का अंत होते होते रह जाता है। दूसरी तरफ हॉपर 11 और काली 008 किसी तरह मिलिट्री बेस से बच निकलते हैं। रास्ते काली एक बेहद चौंकाने वाला राज बताती है। वह कहती है कि डॉक्टर के उसके खून का इस्तेमाल प्रयोगों के लिए कर रही है, ठीक उसी तरह जैसे कभी डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी के खून का इस्तेमाल किया था। उनका मकसद ऐसे नए बच्चे को तैयार करना है जिनके पास अलौकिक शक्तियां हों, लेकिन सबका मानना था कि इन सब की असली चाबी सिर्फ 11 ही है। इधर हॉकिंस लैब में डस्टिन एक नई थ्योरी सामने रखता है। उसे लगता है कि अगर वह हेनरी की शक्ति का स्रोत बनने वाले एक स्फीयर को नष्ट कर दे तो वेकना कमजोर पड़ जाए। लेकिन जब वह ब्रेनर की डायरी पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी की पूरी थ्योरी ही गलत थी। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वह किसी को चेतावनी भी नहीं दे पाता और तभी नैन्सी और उस स्फीयर पर गोली चला देते हैं। यहीं से हालत पूरी तरह बिगड़ने वाली। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वह किसी को चेतावनी भी नहीं दे पाता और तभी नैन्सी उस स्फीयर पर गोली चला देती है। यहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ने वाले थे। एपिसोड जैसे ही नैन्सी की गोली उस स्फीयर से टकराती है, वह भयानक विस्फोट के साथ फट जाता है। पूरी इमारत पिघलने लगती है और नैन्सी व जोनाथन उसके अंदर ही फंस जाते हैं। दोनों को लगने लगता है कि शायद यही उनकी आखिरी घड़ी है, इसलिए पहली बार वे एक दूसरे से पूरी ईमानदारी के साथ अपने दिल की बातें करते हैं। वे बिना किसी झूठ या शिकायत के अपने रिश्ते को सम्मान के साथ खत्म करने का फैसला करते हैं। यह पल दोनों के लिए भावनात्मक रूप से बेहद अहम था, लेकिन तभी इमारत का पिघलना अचानक रुक जाता है, यानी अब भी उनके बचने की उम्मीद बाकी थी। उधर डस्टिन स्टीव को एक हैरान कर देने वाली थ्योरी बताता है। उसके मुताबिक अपसाइड डाउन में कोई दूसरी दुनिया नहीं है, बल्कि यह एक विशाल वर्म होल है जो किसी और रहस्यमय आयाम तक जाने का रास्ता है। अब यह सच था तो पूरी लड़ाई का मतलब ही बदल जाता है। इसी बीच मैक्स और हॉली हेनरी की एक पुरानी याद तक पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि बचपन में हेनरी ने एक आदमी को मार दिया था, लेकिन वह हत्या आत्मरक्षा में हुई थी क्योंकि उससे पहले उसी आदमी ने उस पर गोली चलाई थी। यानी एक समय ऐसा भी था जब हेनरी खुद एक मासूम शिकार था। इधर एरिका और मैरी मिस्टर स्कॉट क्लार्क को अपने मिशन में शामिल करते हैं। अब हॉकिंस के साइंस टीचर भी इस लड़ाई का हिस्सा बन चुके थे। उसी समय हेनरी बेहोश पड़े विल का इस्तेमाल करके मैक्स की लोकेशन का पता कर लेता और उसे मारने के लिए डेमोडॉग्स को अस्पताल भेज देता। अब हमला पूरी तरह सीधा हो चुका था। दूसरी तरफ हॉपर 11 और काली आखिरकार बाकी टीम से दोबारा मिल जाते हैं। 11 अपनी शक्तियों से विल को वेकना के मानसिक नियंत्रण से आजाद कर देते। उधर अस्पताल में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लुकस, रॉबिन और विकी मिलकर डेमोडॉग से मैक्स की रक्षा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हीरो बनती है कैरन। वह लॉन्ड्री मशीन में धमाका करके डेमोडॉग्स को रोक देती है और सभी की जान बचा लेती है। यानी इस बार एक माँ ने पूरे परिवार को बचा लिया। इसी दौरान मैक्स को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है और इसकी वजह बनता है लुकस का म्यूजिक। यह पल हमें सीजन 4 के मशहूर रनिंग अप दैट हिल वाले सीन की याद दिलाता है। इसके बाद हॉली को भी उसकी पुरानी बहादुरी याद दिलाती है, उसका एग्जिट रूट ढूंढने में मदद करती है। आखिरकार दोनों अलग अलग रास्तों से उस भयावह दुनिया से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। सीजन के 7वें एपिसोड की शुरुआत एक राहत भरे पल से होती है। मैक्स आखिरकार सुरक्षित तरीके से असली दुनिया में जाग जाती है। यह पूरी टीम के लिए किसी जीत से कम नहीं था, लेकिन एक नई परेशानी सामने आ जाती है। हॉली अभी वापस नहीं लौटी थी, वह किसी दूसरे रहस्यमय आयाम में फंस चुकी थी। उधर डस्टिन और स्टीव नैन्सी और जोनाथन को बचाकर बाहर निकलते हैं। तभी सभी लोग अपनी आंखों के सामने हॉली को अपसाइड डाउन से नीचे गिरते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि अब वह बच नहीं पाएगी, लेकिन तभी हेनरी अपनी टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके उसे वापस अपनी ओर खींच लेता है। दूसरी तरफ एरिका, मैरी और मिस्टर क्लार्क आखिरकार डस्टिन की टीम तक पहुंच जाते हैं। काफी समय बाद पूरी टीम एक बार फिर से एक साथ खड़ी थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि डॉक्टर के अपने लोगों को 11 का शिकार करने का आदेश दे देती है। मतलब असली खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद डस्टिन सबको पूरी सच्चाई बताता है। वह बताता है कि द अबैस एक बिल्कुल अलग आयाम है। तभी मैक्स हेनरी और असली योजना का खुलासा करती है। हेनरी
द अबैस और इंसानों की दुनिया को आपस में मिलाना चाहता था। अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसीलिए स्टीव एक नई रणनीति सुझाता है। उसके मुताबिक टीम का एक हिस्सा दोनों आयामों के बीच का रास्ता बंद करेगा, जबकि 11 सीधे हेनरी का सामना करेगी। यही उनका आखिरी लड़ाई था। तभी काली 11 को एक बेहद दर्दनाक सच्चाई बताती है। वह कहती है कि अगर हेनरी हार गया तो उन्हें भी अपनी जान देनी होगी, ताकि भविष्य में कोई भी डॉक्टर किया ब्रेनर की तरह इन खतरनाक प्रयोगों को दोबारा न कर सके। यानी आखिरी जीत की कीमत उनका अपना बलिदान हो सकता था। इसी बीच एक और बेहद भावुक पल आता है। विल पहली बार सबके सामने खुलकर स्वीकार करता है कि वह गे है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि हेनरी कभी उसकी इस सच्चाई का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए ना कर सके। यह सिर्फ उसकी पहचान का इजहार नहीं था, बल्कि उसके आत्मविश्वास और साहस की सबसे बड़ी मिसाल थी। अब विल किसी से नहीं डरता था। उधर मैरी टीम के ज्यादातर सदस्यों को वापस अपसाइड डाउन तक लेकर जाता है और यहीं से आखिरी मिशन की शुरुआत हो जाती है। इसी दौरान जब हॉली फिर से हेनरी के घर पहुंच जाती है तो बाकी अगवा किए गए बच्चों को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी के बहकावे में आने के बाद बच्चे कुछ समझने को तैयार ही नहीं होते, उसी पर हमला करते रहते हैं। डेरिक अपनी फैमिली को बचाने के लिए चुपचाप सब कुछ देखता है। यह उसके लिए बेहद मुश्किल फैसला था, लेकिन असली क्लिफ हैंगर अभी बाकी था। हेनरी आखिरकार सभी 12 बच्चों को एक दूसरे से जोड़ देता है और उन्हें गहरे ट्रांस में भेज देता है। अब उसका असली प्लान शुरू होने वाला था। एक ऐसी आर्मी जो उसके कंट्रोल में हो और पूरी दुनिया को बदलने के लिए तैयार हो। यही से आखिरी जंग की नींव रखी जाती है। स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल एपिसोड में पूरे शो का सबसे बड़ा इमोशनल और थीमेटिक पॉफ देखने को मिलता है। फिनाले की शुरुआत होती है जब 11, काली और मैक्स मिलकर वेक्ना के दिमाग के अंदर आखिरी हमला करते हैं। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि वेक्ना के अतीत, उसके ट्रॉमा और उसकी भूल भुलैया का सामना था, जहाँ से कभी मैक्स मुश्किल से बचकर निकली थी। उधर रियल वर्ल्ड में मिलिट्री WSQ रेडियो स्टेशन का पता लगा लेती है, जहां मैक्स की असली बॉडी मौजूद थी। अब हालात पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुके थे। दूसरी तरफ अपसाइड डाउन में बाकी टीम एक नई मुसीबत में फंस जाती है। उन्हें पता चलता है कि रेडियो टावर का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है और पूरा अबैस किसी भी वक्त उनके ऊपर ढह सकता है। लेकिन ठीक आखिरी पल पर 11 वेक्ना का रिचुअल तोड़ देती है, जिससे अर्थ और अबैस का विलय रुक जाता है। हालांकि हार मानने से पहले भी वेक्ना एक आखिरी चाल चलता है। वह हॉपर के दिमाग में एक भयानक भ्रम पैदा कर देता है। हॉपर को दिखाई देता है कि 11 और काली खुद को बलिदान देने वाले हैं। हॉपर टैंक को तोड़ देता है और इसी वजह से 11 का वेक्ना से मानसिक कनेक्शन टूट जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच मिलिट्री अपसाइड डाउन वाले हॉकिंस लैब पर हमला कर देती है। हॉपर पूरी ताकत से लड़ता है, जबकि मैरे एक हेलीकॉप्टर को गिरा देता है, लेकिन तभी काली को गोली लग जाती है और उसकी मौत पूरे फिनाले का सबसे दर्दनाक पल बन जाता है। इसी दौरान वेक्ना की असली उत्पत्ति का भी खुलासा होता है। पता चलता है कि उसकी शक्तियां माइंड फ्लेयर से जुड़ी हुई हैं। दोनों एक सिम्बायोटिक पार्टनरशिप में बंधे हुए थे और साथ मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। अब शुरू होती है आखिरी और निर्णायक लड़ाई। पूरी टीम एक साथ वेक्ना पर हमला बोल देती है। 11 और विल मिलकर उसकी मानसिक ताकत को तोड़ते हैं, जबकि बाकी सभी लोग माइंड फ्लेयर के विशाल शारीरिक रूप से भिड़ जाते हैं। उनकी योजना साफ थी। नैन्सी माइंड फ्लेयर को अपनी ओर खींचेगी और बाकी टीम ऊपर से उस पर हमला करेगी। यह रणनीति सफल होती है। वेक्ना और माइंड फ्लेयर दोनों बुरी तरह कमजोर पड़ जाते हैं। यही मौका देखकर 11 अपनी पूरी ताकत के साथ वेक्ना को हरा देती है और आखिर में जॉयस उसका सिर काटकर हमेशा के लिए उसका अंत कर देती है। इसके साथ ही सालों से चला आ रहा यह दुस्वप्न आखिरकार खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। सब कुछ खत्म होने के बाद 11 खुद अपसाइड डाउन में रुकने का फैसला कर लेती है और फिर वर्म होल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। 11 खुद को बलिदान दे देती है, क्योंकि अगर वह जिंदा रहती तो मिलिट्री कभी उसका पीछा करना नहीं छोड़ती। उसके खून पर फिर से प्रयोग होते और उसके जैसे नए सुपर पावर्ड बच्चे बनाए जाते। इसके बाद कहानी हमें एक खूबसूरत एपिलॉग में लेके जाती है। सभी किरदार अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्टीव, नैन्सी, जोनाथन और रॉबिन एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, इसलिए वह फैसला करते हैं कि हर महीने रॉबिन के अंकल के घर पर जरूर मिला करेंगे। उधर लूकस और मैक्स अब एक खुशहाल कपल बन चुके हैं, लेकिन माइक अब भी 11 को भुला नहीं पाया है। आखिरी सीन में सभी दोस्त फिर से एक साथ बैठकर डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेल रहे होते हैं और यहीं एक दिलचस्प थ्योरी सामने आती है। माइक कहता है, हो सकता है कि 11 का बलिदान सिर्फ एक इल्यूजन रहा हो। शायद काली ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल 11 की मौत का भ्रम पैदा करने के लिए किया हो और संभव है कि 11 आज भी कहीं जिंदा हो। जब उनका D&D गेम खत्म होता है तो कुछ नए बच्चे कमरे में आते हैं, डेरिक, हॉली और उनके दोस्त। अब वही बच्चे उसी तरह D&D खेलते हैं जैसे कभी सीजन 1 में माइक, विल, डस्टिन और लूकस खेला करते थे। यानी एक कहानी खत्म हुई है, लेकिन उसकी विरासत अब नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ चुकी है और इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स की यह लंबी और यादगार यात्रा अपने अंत तक पहुंच चुकी है। वेक्ना हार चुका है, अपसाइड डाउन खत्म हो चुका है और हॉकिंस आखिरकार सुरक्षित है। लेकिन आखिरी सवाल अब भी बाकी है, क्या 11 सच में मर गई या यह भी काली का रचा हुआ एक इल्यूजन था?